नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम के प्रति आप अपने एम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। यह हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सफलता नहीं मिले। हो सकता है कि आपको दोबारा भी वो एग्ज़ाम देना पड़े, थर्ड टर्म भी वो आपको एग्ज़ाम देना पड़े। लेकिन यदि आप उससे हार मान जाते हैं, तब तो यह हुआ कि आप लक्ष्य के करीब पहुंचकर आप वहां से वापस लौट गए। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिले, तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्त करने की पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए। और यदि आपका कोशिश अंतिम समय तक बना रहा, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहें। तो चलिए कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं, जो प्रश्न किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और जो पूर्ण रूप से पूछने की भी पूरी संभावना है। आप जब प्रैक्टिस सेट बनाते होइएगा, या आप जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो उस समय आप इन सभी प्रश्नों को अपने प्रैक्टिस सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम के पेपर पर भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बनाएं, आप देखें, और यदि हो सके तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट भी किया कीजिए। और एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इन सभी एमसीक्यू को, जितना भी साइंस का वीडियो का जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, उन सभी को आप एक बार देख के आप एग्ज़ाम से पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है, यह डॉक्टरों के द्वारा शल्य क्रिया में भी प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस भी कहते हैं, और इसे सूंघने पर हंसी आती है। या कभी कभी आपसे ऐसे पूछें कि हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो वह भी है नाइट्रस ऑक्साइड। या हास्य गैस कौन सी है, तो भी हम बोलेंगे क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जीनॉन को कहा जाता है। किसे कहता है? तो जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 54 है इसका, किसका? तो जीनॉन का। और इसकी खोज विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स, इन दोनों के द्वारा इसकी खोज 1898 ईस्वी में किया गया था। और यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे, वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। और नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप यह याद रखें, कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन से आप याद रखें, वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है? तो 78%। यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे की लगभग 450 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। तो किसके लिए जाते हैं? तो नाइट्रोजन के लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती? कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती, किसकी? तो नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है, और ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियाँ विकसित होती है, जैसे नेम्पेथिस, डायनोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया। ये सभी जो है एक तरह से एक विधि है
जिससे उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी रहती है? सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है सामान्यतः? तो आप याद रखिएगा, सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी रहती है। नेक्स्ट, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। यह जो है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप में अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस के गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। तो वायु भरे गुब्बारों में कौन सी? तो हीलियम गैस। आप यार क्यों, हाइड्रोजन क्यों नहीं? तो हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इस कारण से। नेक्स्ट, अश्रु गैस कौन सा है? तो अश्रु गैस आप बता सकते हैं अमोनिया। अमोनिया मतलब क्या? NH3 मतलब क्या? अमोनिया। तो अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा आंसू जो है वो टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं। अश्रु गैस में अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है अमोनिया अश्रु गैस में? तो NH3 का। आप यहाँ से याद रखेंगे। या आपसे कभी कभी नाम पूछ दे अश्रु गैस कौन सा, 3-4 गैस का नाम, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आप यहाँ पर अमोनिया लगाएंगे। या कभी कभी वो आपको सूत्र दे दे NH2, NH3, H2, H2O, SO2, तो आप यहाँ पर लगाएंगे NH3। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वह फ्लोरीन है। कौन है? तो आप यहाँ से बोल सकते हैं फ्लोरीन। हाइड्रोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है, लेकिन इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो है वह फ्लोरीन है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, कौन सा एक ऐसा हाइड्रोजन है इसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। किसका? तो ब्रोमीन। आप बता सकते हैं यहाँ से ब्रोमीन। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में नियॉन और पारद का वाष्प, नियॉन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोर का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियॉन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर जाता है। किसे? नियॉन या आर्गन आदि के कुछ पारे की वाष्प के साथ भर जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल का pH मान कितना होता है? तो समुद्री जल का pH मान 8.4 कितना होता है? 8.4 समुद्री जल का pH मान होता है। नेक्स्ट, मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मूत्र का pH मान 6 होता है। लेकिन जब पूछे कि मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण, तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स जो है वह सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। Na मतलब सोडियम, और इसका परमाणु संख्या कितना? तो 11। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। बोरेक्स और साधारण नमक यह दोनों किसका अयस्क है? तो यह दोनों सोडियम का अयस्क है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 13। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, और बॉक्साइट भी, जिसमें सबसे अधिक
बॉक्साइट और क्रायोलाइट यह दोनों पूछा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, क्रायोलाइट और बॉक्साइट यह दोनों किसका यस्क है? तो यह दोनों एल्यूमिनियम का यस्क है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। बॉक्साइट Al2O3 2s2, आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कौन सा सोना? तो सफ़ेद सोना। तो सफ़ेद सोना जो है वह प्लेटिनम कहा था। किसे कहा था सफ़ेद सोना? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जानता है? क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना था। किसे जाना था? तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना था। पारा मतलब क्या? Hg, और इसका एस क्या होता है? सीने बार, HgS। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइट्स FeS2 किसे कहा जाता है? तो FeS2 मतलब कि आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? कौन सा? तो हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ पर याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड। किसे? तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। किसे कहा जाता है हॉर्न सिल्वर? तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वह कृत्रिम वर्षाकरण में। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षाकरण में कराया जाता है। आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, चूहा के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा के विष में किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा के विष के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, एंटासिड होते हैं। एंटासिड, तो एंटासिड जो है यह भस्म होता है। एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड भस्म होता है। एंटासिड भस्म होते हैं ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी के अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इनका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में किया जाता है। किसका? तो एंटासिड का उपयोग। एंटासिड क्या है? तो एंटासिड एक भस्म है। एंटासिड क्या है? एक बेस है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक? तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, जो रसायन उद्योग जो है उस उद्योग में कौन सा? तो H2SO4 किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 मतलब क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जो है जल अपघटन होता है। क्या होता है इसका? तो इस लवण का जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 या नीला थोथा का जलीय घोल अम्लीय होता है, मतलब कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है चूँकि H2SO4 अधिक अम्लीय होता है और विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय एवं कमज़ोर क्षार का यौगिक है। तो कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या? तो CuSO4 या नीला थोथा भी कह सकते हैं। यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आयोडीन कृत लवण में रहता है। आयोडीन कृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड क्या रहता है? तो आप बता सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीनीकृत लवण बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी का किसका? तो पोटेशियम आयोडाइड का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है आयोडीनीकृत लवण बनाने में। आप यह भी किसका? तो आप बता सकते हैं पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीनकृत लवण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है या किस प्रकृति का होता है?
तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। जल H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर के अधिक प्रेशर पर गैस घुला रहता है। सोडा वाटर के अधिक प्रेशर पर गैस जो है वह क्या रहता है? वह घुला रहता है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं, और इन वीडियोओं को देखते समय आप यह कोशिश कीजिए कि मेरे आंसर देने से पहले आपके द्वारा इन प्रश्नों का आंसर दे दिया जाए। इससे क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हद तक पहुंची है। और आप वीडियो देखने के बाद 1 से 2 बार पुनः इस वीडियो को देखें और इन प्रश्नों को रिवाइज करें। तो आप उम्मीद कीजिए इन प्रश्नों को यदि एग्ज़ाम पूछा जाता है तो आपसे छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी और आपका रिजल्ट भी होने की पूरी संभावना रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप शेयर नहीं कीजिए। धन्यवाद।